लेकिन इनको प्रभु भी श्री राम अकेले बीजेपी के थोड़ी हैं सर, उनको तो कोई भी मान सकता है, उनको तो अपने जीवन में कोई भी अपना सकता है। हाँ, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि सनातन को बुरा भला कहने वाले लोगों के साथ गठबंधन करके बैठी हुई है कांग्रेस, वो एक अलग बात है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा देती है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रभु श्री राम को तो अपने जीवन में जब कोई चाहे वैसे भी अपना सकता है ना। सुश्री बहन, आप कुछ कहना चाह रही थी मैम? आ रही हूँ सर, आती हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। आ रही हूँ सर, आती हूँ। सुश्री बहन जी से एक जवाब 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। प्रभु राम को सभी मान सकते हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन जब हम किसी को मानते हैं तो उसके जो काम है या उनका जो चरित्र है, उनकी जो सीखें हैं, उसके प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम वो ना माने और हम कहें कि हम भगवान राम को मानते हैं तो उस पर संदेह होता है। ठीक है, ठीक है। सुश्री बहन, आप कुछ कहना चाह रही थी? एक तो बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हर हिंदू राम भक्त है, राम की पूजा करता है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के उनके मन में आस्था है। तो कोई हिंदू, कोई सनातनी ठुकरा नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा, माजी साहब ने ये कहा, वो कांग्रेस की बात करे। आप देखिए पूरे डिबेट में उन्होंने कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है, कांग्रेस यूपी के लिए, भारत के लिए क्या करेगा, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी का 100 दिन का प्लान तैयार है कि जीत के आएंगे तो 100 दिन में क्या क्या करेंगे, उनका क्या है कोई नहीं जानता। ये खराब, यो हटा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, दैट्स ऑल। महिलाओं को लाख रुपया देंगे साल का, कैसे देंगे कोई जानता नहीं। कर्नाटका में आप देखिए, जो उन्होंने डेवलपमेंट की, महिलाओं के लिए पैसे देने, रिलीफ देने, रेवड़ियां बांटी है, आज ऑन रिकॉर्ड है कि 50,000 करोड़ के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं बंद पड़े। कैसे होगा? और सबसे अहम मुद्दा, आप मुझे ये बताएं, नरेंद्र जी के सामने कौन उनका इंडी गठबंधन का फेस है? कोई नहीं जानता। देश ऐसे नहीं चलता है। उनके पास ना सोल्यूशन है ना कुछ। ये बताते रहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। अरे मेरे भाई, आज भी हमारे पास 400 हैं, चाहिए तो हम आज भी 400 सीट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन 5 साल में बदली कर सकते हैं। लेकिन वो जानते नहीं कि भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर का जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कोई माई का लाल बदली नहीं कर सकता है। यानी सब गलत सलत अफवाह फैलाना काम करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसने लागू किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कौन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहा है? आज तक किसी ने किया? नहीं किया। मोदी जी ने किया। और मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड, चीफ मिनिस्टर, 10 साल के प्राइम मिनिस्टर, विश्वास, विकास, सब नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कांग्रेस ने क्या दिया? राहुल जी ने कहा क्या दिया? डिबेट की बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पर डिबेट करेंगे? उनके पास भारत के लिए न कोई नक्शा है, न एजेंडा है। ठीक है, सब इसी एजेंडे पर मैं सुब्रांश जी से जवाब लूंगी सुश्री बहन, लेकिन उससे पहले राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हो, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सिर्फ अयोध्या या फिर बनारस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति कई मायनों में बहुत दिलचस्प है। 80 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं, और 2014 से पहले, क्योंकि आपको इसकी बहुत बेहतर जानकारी होगी इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूं, क्या आपको लगता है कि जो सोशल जस्टिस करने वाली जो सो कॉल्ड पार्टीज थी, बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी के साथ पिछड़े और दलितों का जो वोट बैंक है 2014 से कंटिन्यूअसली अपने पाले में ले लिया? कंटिन्यूअसली वो ट्रेंड देखने को मिला जब बाकियों का वोट परसेंटेज दलितों पिछड़ों का कम होता गया और बीजेपी के पास वो बढ़ता गया। देखिए क्या हुआ कि जब आप जातिगत पॉलिटिक्स करते हैं तो जातिगत पॉलिटिक्स में आप अपनी जाति को फोकस करके चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जो चली वो यादव पॉलिटिक्स चली, फिर भूमिहार पॉलिटिक्स चली, ब्राह्मण पॉलिटिक्स चली। वहाँ पे ओबीसी पॉलिटिक्स नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे ओबीसी पॉलिटिक्स किया। तो जो छोटे छोटे पॉकेट में तमाम जो छोटे पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उनके बीच में ये सकारात्मक संदेश गया कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़ों के नेता हैं, और एक पिछड़ा नेता जब देश की शीर्ष कुर्सी पर बैठना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। 2014 में वो फार्मूला कारगर रहा और 80 सीटों में 71 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद 2019 का चुनाव सपा और बसपा मिल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी। उसमें भी उनको कामयाबी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि वहाँ भी जातिगत जो समीकरण है वो फिट नहीं हो पाया।
समाजवादी पार्टी का यादव वोट तो गया बहुजन के साथ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो दलित और जाटो वोट था वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने में परहेज किया, और उसी के चलते ये गठबंधन कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। कांग्रेस के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कांग्रेस यदि गठबंधन से लड़ती है तो वो पिछली पंक्ति में खड़ी होती है, और अकेले लड़ती है तो भी पिछली पंक्ति में खड़ी होती है। कांग्रेस के साथ जो समस्या है वो ये है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ना तो स्पष्टता के साथ आ पाती है और ना ही विश्वास कायम कर पाती है। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सामने आया कि 403 में से 399 सीटों पे उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, 200 सीटों पे उसकी जमानत जब्त हो गई, और इस बार भी जो लोकसभा की सीटें गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई हैं उसमें सिर्फ मैं एक लोकसभा सीट का उदाहरण दूंगा। गोरखपुर के पास बांसगांव लोकसभा सीट है, उस सीट पे जो कांग्रेस को दी गई है उसमें 6 विधानसभाओं में कुल 5000 वोट कांग्रेस को मिला हुआ है। तो आपको गठबंधन के करते समय कम से कम कार्यकर्ता की इच्छा तो देखनी चाहिए। अजय राय जी बनारस से नहीं लड़ना चाह रहे थे क्योंकि विधानसभा का चुनाव वो हार चुके थे, वो बलिया और भदोही में से कोई एक सीट चाह रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन में वो सीट नहीं दी गई और मजबूरी में उनको बनारस से फिर से प्रत्याशी उतारा गया। तो कांग्रेस की मजबूरी और भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ, मजबूती के साथ जो आगे बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस और साथ ही स्ट्रैटेजी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, मैंने यूं ही परसेंटेज की सर बात नहीं की, वो परसेंटेज बहुत अपवर्ड जाता हुआ नजर आया है। आपने यादवों की बात की क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 25 और 2019 में 24 गैर यादव ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में खड़े किए गए थे और उसका एक लार्जर देन पिक्चर मैसेज गया था। लेकिन सुब्रांश राय जिस बात का जिक्र कर रहे हैं अभी अभी राकेश शुक्ला जी, ये तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि आप तो बहुत मजबूत हुआ करते थे ना। और जो सुशी बहन कह रही है कि ठीक है आप बीजेपी को बोलिए सर, जितना बोलना है, आप प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करिए, बयानबाजी होती रहे, कुछ भी चले, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी तो इंटैक्ट रखिएगा। स्ट्रैटेजी क्या है आपकी उत्तर प्रदेश में कि आप अपने अस्तित्व पर मंडराते हुए संकट को कम से कम बचा तो पाए? देखिए पूर्णिमा, संविधान बदलने की बात हमसे पहले न हमने कोई सपने में नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा। मैंने ये सवाल नहीं पूछा है। मुस्लिम रिजर्वेशन लेके एक मिनट सुशी बहन, सुब्रांश जी, मेरा सवाल बिल्कुल अलग है इससे सर, मेरा सवाल बिल्कुल अलग है इससे। आ रही हूं खेमचंद, रुक तो जाइए, मैं आपके सवाल पे आऊंगा मैडम। हाँ, मेरा सवाल का पहले जवाब सर। तीनों को पैनलिस्ट को उनको जवाब देता हुआ आपके सवाल पे। नहीं रुकिए, प्लीज 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 थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट में सब दे दूंगा जवाब। तो संविधान बदलने की बात राजस्थान के सबसे बड़े बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं अपने मंचों से। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी प्रत्याशी वहां ज्योति मिर्धा, वो कह रही है कि 400 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। कर्नाटक में इनके सांसद और नेता आनंद हेगड़े वो कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे। इसके अलावा अभी इन्होंने मेरठ से चुनाव लड़ाया अरुण गोविल जी को, वो कह रहे थे 400 सीटें तो संविधान बदल देंगे। अभी इन्होंने कंगना रनौत जी को टिकट दिया हिमाचल से, वो कह रही हैं 400 सीटें आएगी हम संविधान बदल देंगे। हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। ने कहा बदल देंगे तो पॉइंट पे जवाब देता हूं, फिर ये बोलते रहेंगे। एक दूसरा, देखिए अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। इन्होंने प्लीज सुन लीजिए, मुझे मालूम है आपका दर्द लाजमी है। पूर्णिमा जी ऐसे नहीं बहस होती, मैंने सबको सुना, मेरी बारी है। प्लीज तो बोलिए, फिर मैं आंसर कर दूं। कोई नहीं, खेमचंद जी बात खत्म होने दीजिए, इनकी बात खत्म होने दीजिए सर, बोलिए। हाँ खेमचंद जी प्लीज। हाँ बिल्कुल। दूसरा है, आपने जिक्र किया कि कांग्रेस कह रही है संविधान और देश पे कितना कर्जा चढ़ गया, चाइना कब्जा कर लेगा। पिछले 63 सालों में इस देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। तमाम सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर लिया था देश के विकास के लिए। पिछले 10 स्ट्रैटेजी पर बात करिए ना सर, नैरेटिव छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ कि राजनीति नैरेटिव का खेल है, लेकिन बहुत नैरेटिव बना लिया सर।